जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 में है वन हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। तो जो वन हमारी जीवन रेखा है, इसका 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन उसका कुछ भाग बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो हमने पिछले 2 भागों में पढ़ा था कि बच्चे शिक्षक के साथ वन भ्रमण के लिए जाते हैं और वहाँ वन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ वे इकट्ठा करते हैं। साथ ही वे वनों के जो उत्पाद हैं उसके बारे में भी जानते हैं। जो वहाँ पौधे हैं, पेड़ हैं, उसको वे पहचानते हैं, उनके नाम से परिचित होते हैं। साथ ही हमने देखा था कि झारखंड में वनों के जो अलग अलग प्रकार हैं उसका वर्गीकरण है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। इसके साथ ही हमने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था और ह्यूमस के बारे में भी जाना था कि वन में जो मिट्टी होती है वे कितनी उपजाऊ होती है, वे किस तरह से तैयार होती हैं, और सूक्ष्म जीवों के जो योगदान है उसके बारे में भी हम जान चुके थे। साथ ही हमने ये भी जाना था कि वन में जो मृत जीव होते हैं उनका अपघटन किस प्रकार होता है। साथ ही और एक प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना था कि वनों को फेफड़ा क्यों कहा जाता है, और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन वनों के द्वारा किया जाता है उसके बारे में भी हम जान चुके थे। तो आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि वन अधिकारी किस प्रकार जानकारी इकट्ठा करते हैं कि जो खतरनाक जानवर होते हैं, जिनको वे पास से नहीं देख सकते या फिर जिनके पास नहीं जा सकते, तो वैसे जानवरों का वे कैसे पता करते हैं कि वे जानवर कितने उपस्थित हैं, या फिर ये पता करना कि वे जानवर जंगल में हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो वन अधिकारी होते हैं वे उनके जो लीद उपस्थित होते हैं या फिर उनके पैरों के जो चिन्ह होते हैं जानवरों के, उनके आधार पर भी वे अनुमान लगा लेते हैं कि ये जानवर जो हैं ये जंगल में उपस्थित हैं और इनकी संख्या कितनी है। तो बच्चे जंगल में पहुंच गए थे, वहां पर वे घूम रहे थे। तो अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चों के वापस जाने का समय हो गया था। तो बच्चे वापस जाने की तैयारी में लगे थे। तो उन्होंने देखा कि आसमान में बादल बन रहा है और शिवम ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा है। तो आप बच्चे भी जल चक्र के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि जल चक्र किस तरह से होता है, किस तरह से समुद्र, नदियों और जलाशयों का पानी बाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है। तो सूर्य के गर्मी के कारण वो बाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, फिर वो बाष्प जो होते हैं संघनित होते हैं, संघनित होके बाद बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होता है। तो ये जो पूरा चक्र है इसके बारे में आप जानते हैं। तो जैसे ही बादल को देखा शिवम ने, उसने कहा कि हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा है। तो ये जो बादल है उसी जल चक्र का हिस्सा है। वृक्ष अपनी जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। तो जो वृक्ष के जड़ होते हैं वे जल का अवशोषण करते हैं और जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसके बाद वे जल वाष्प को वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये भी जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जरा सोचिए कि यदि वृक्षों की जो संख्या है वो कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। तो वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये बारिश होने में या फिर जो जलों के अवशोषण करने में। तो जब बच्चे वापस आ रहे थे तभी वर्षा होने लगी और बच्चे पास के मिट्टी के बने घर में जा छुपे। तो बच्चों ने जब ही सोचा कि अभी हम वापस जाते हैं और ऊपर उन्होंने देखा कि बादल छा रहे हैं और अचानक से बारिश भी शुरू होने लग गई। तो बारिश से बचने के लिए वे जंगल में ही एक मिट्टी के घर में जाकर रुके। तो जो मिट्टी का घर था उसको देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए कि इतने घने जंगल में घर कैसे हो सकता है, यहाँ कौन रह सकता है। तो शिक्षक ने बताया कि वन में केवल पौधे और जंतुओं का ही नहीं
बल्कि अनेक मानव समुदाय का भी आवास है। तो बहुत सारे मानव समुदाय हैं जो जंगलों के आसपास या जंगल में रहना पसंद करते हैं और उनका जो भोजन है वो भी उनको जंगल से ही प्राप्त होता है। साथ ही उनके जीविका के जो साधन है, जो वस्तु वे जंगल से प्राप्त करते हैं, उसको वे उसी से उनका जीवन चल जाता है या फिर उसको शहरों में जाकर बेचकर उससे अपना उपार्जन करते हैं। तो वे पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वह उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। कौन? वन। तो ये लोग यहाँ के अनेक औषधिक पौधों के बारे में जानकारी रखते हैं। और वर्षा तेज होने लगी तो शिक्षक ने बताया कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वे जंगल से अच्छी तरह से परिचित हैं। जंगल में पाए जाने वाले जो पौधे हैं तो वही उनके औषधि हैं। उनको कभी यदि औषधियों की आवश्यकता होती है, डॉक्टर दिखाने की आवश्यकता होती है, तो वे डॉक्टर नहीं दिखाते, हुए अपना इलाज स्वयं कर लेते हैं। तो जंगल में जो दवाइयाँ, जड़ी बूटियां मिलती है उसी से वे अपना इलाज कर लेते हैं। और जंगल में जो भी दवाई मिलती है, औषधियां, जड़ी बूटी मिलती हैं, उसके बारे में वे बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। उतनी जानकारियां हमको नहीं है। तो वर्षा तेज होने लगी और बच्चे आश्चर्यचकित हैं कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे क्यों नहीं पड़ रही है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन जितना पानी नीचे गिरना चाहिए उतना पानी नहीं गिर रहा है। तो ये देखकर बच्चे बहुत चकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वन बितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को छोटे छोटे फुहारे में परिवर्तित कर रही थी। तो इससे पहले आप वन बितान के बारे में पढ़े थे कि निचला भाग जो पेड़ का होता है, तना, वो कम घना होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर भाग शिखर की ओर जाता है तो वो भाग फैलता है, उसकी शाखाएं फैलती है और ऊपर का भाग छत के समान हो जाता है। तो ये जो वन बितान है ये क्या करते हैं, वर्षा के जो जल है उसको फुहारे के रूप में नीचे गिराते हैं, क्योंकि उसमें जो टहनियां हैं, पत्ते हैं, इतने घने हैं कि पूरा पानी पार नहीं हो पा रहा, बस फुहारे के रूप में, छोटे छोटे फुहारे के रूप में नीचे पानी आ रहा है। तो अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तने से होते हुए नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमी धीमी गति से गिर रहा है और लगभग आधा घंटा बाद वर्षा रुक गई। तो उन्होंने देखा कि जो ऊपर की शाखाएं हैं वहां से जो पत्तियां हैं काफी घना है वो, तो धीरे धीरे उनसे पार होकर पानी नीचे आ रहा है। फिर झाड़ियां और शाख है, नीचे क्या है, झाड़ियां हैं जो कम ऊंचाई के पौधे हैं, तो उससे होता हुआ फिर जाके मिट्टी तक पहुंच रहा है पानी। तो इस तरह से जो बारिश का पानी है वो ऊपर से नीचे आने में काफी समय लगा रहा है और वो तेजी से ना आकर धीरे धीरे फुहारों के रूप में गिर रहा है। तो लगभग आधा घंटा तक बारिश हुई, फिर बारिश रुक गई। तो देखिए यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है कि वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमी धीमी टपकती हुई। तो ये बारिश में देखिए कैसा हो रहा है, यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और ऊपर का भाग कैसे घना है, जैसे हरियाली का छत है। तो यहाँ से जब वर्षा का बूंद गिर रहा है तो काफी धीरे धीरे यहाँ से पौधों की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उससे थोड़े थोड़े गैप हैं, थोड़ा थोड़ा खाली जगह है, तो उससे होते हुए धीरे धीरे नीचे गिर। और नीचे भी क्या है, झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों से होते हुए काफी धीरे धीरे यहाँ मिट्टी तक पहुंच रहा है। जब ये धीरे धीरे नीचे उतर रहा है तो ये धीरे धीरे रिसते हुए मिट्टी में भी चला जा रहा है और नीचे पानी का लेवल हो जा रहा है। ये है भूमिगत जल। तो इस तरह से जो जंगल में बारिश होती है तो उसमें काफी धीमे गति से पानी नीचे की ओर उतरता है। तो इसका क्या कारण है, यही कारण है कि ऊपरी भाग काफी घना होता है। तो उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृदा पत्तियों की परत अब कुछ गीली हो गई है। तो नीचे जो जमीन पर सूखी हुई पत्तियां हैं वे थोड़ी गीली लग रही हैं, क्योंकि आधा घंटा बारिश हुआ तो ऊपर से धीरे धीरे पानी गिरा और उससे पत्तियां भीग गई। लेकिन वन भूमि में कहीं भी जल का जमाव दिखाई नहीं दे रहा था, कि कहीं ऐसा नहीं था कि कहीं पे गड्ढा है उसमें पानी भर गया है।
तो वैसा उनको कहीं नहीं दिखा। लेकिन शहरों में क्या होता है, जब बारिश होता है, चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना हो, गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़कों में पानी भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है वो नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि पेड़ पौधे कम होते हैं शहरों में। लेकिन घना जंगल जहाँ होता है वहाँ धीरे धीरे पानी उतरता है और मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो अब इन्हें जानिए। यहाँ कुछ जानने के लिए है, जैसे यदि वन नष्ट होंगे तो क्या होगा। क्या हो सकता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और यह विश्व उष्मन ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण होगा। तो यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि वन नहीं रहेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मात्रा बढ़ने लगेगा और जिससे पृथ्वी का जो ताप है वो भी बढ़ने लगेगा। तो वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वायुमंडल के ताप को उतना बढ़ा देगा, जिससे कारण क्या हो सकता है, विश्व उष्मन, पूरे विश्व का ताप, पृथ्वी का ताप बढ़ सकता है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका ये भी एक कारण हो सकता है। तब दूसरा है कि पेड़ों और पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आवास नहीं मिलेगा। तो जो पेड़ पौधे हैं वे जीवों के आवास स्थान हैं। जो वन है ये क्या है, सारे जितने पंछी हैं, जीव जंतु हैं, ये उसको आवास देते हैं वन, और उसको भोजन भी, खाद्य पदार्थ भी जंगल में ही मिलता है। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका भोजन क्या होता है, पेड़ पौधे ही होते हैं। तो यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जो है वो भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा और उनको आवास भी नहीं मिलेगा। और यह भी एक कारण है कि झारखंड के जो सोनाहातू हैं, अनगढ़ा है, बुंडू आदि जो प्रखंड है वहाँ हाथी ग्रामीण इलाकों में आकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जंगल धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। पहले ये जो सोनाहातू, अनगढ़ा, बुंडू, इसमें बहुत जंगल थे, तब वहाँ हाथी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जंगल में काफी कमी आई, जंगल को काट दिया जा रहा है, बहुत सारे कारणों से जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिससे जो वहाँ रहने वाले हाथी हैं उनको भोजन की कमी हो जा रही है और उस भोजन की आपूर्ति के लिए वे आसपास के इलाके में भोजन की तलाश में पहुंच जा रहे हैं और जो आसपास के इलाके हैं उनको काफी वे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पेड़ों की अनुपस्थिति में मिट्टी जल को नहीं बांध पाती है और यह बाढ़ आने का भी एक कारण है। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं वे मिट्टी को पकड़े रखते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, जिसके कारण जो बारिश का पानी गिरता है तो मिट्टी के द्वारा पेड़ों से होते हुए गिरता है। जैसे अभी हमने जाना कि पेड़ों से होते हुए धीमे धीमे गिरता है, मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये जो मिट्टी को बांध के रखता है ये पेड़ पौधा, और जल को भी ये बांध के रखता है, पानी को भी अपने में, भूमिगत जल में बढ़ोतरी होती है। लेकिन यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी है सीधे बहकर नदियों में चला जाएगा, जिससे नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो अचानक से जब जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी तो बाढ़ आने का कारण भी ये बन सकता है। नेक्स्ट है कि जनजातियों की जीवनचर्या प्रभावित होगी। तो जो वंश पर निर्भर हैं जनजातियां, तो उनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर है, उनकी जो जीविका है, उनका भोजन है, सब कुछ उनको वन ही देता है। यदि वन नहीं रहेंगे तो उनका जो जीवन है, जो उनकी जीवनचर्या है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो उनकी संख्या में भी कमी आ जाएगी, भोजन के अभाव में वे भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए वन जो है बहुत लोगों का आश्रय स्थल है, बहुत लोग उस पर निर्भर हैं। तो वन के समाप्त होने पर सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। वर्षा जल की मात्रा में कमी हो जाएगी और जो ये होते हैं पेड़ पौधे होते हैं वे नमी को बनाए रखते हैं, जिसके कारण जो बादल होते हैं उसको संघनित करने, जहां उसको ठंडक मिलता है वो वहां वो संघनित हो जाता है और वैसे जगहों में क्या होता है, वर्षा होता है। तो जब देखिए वन जो है वो नष्ट हो जाएंगे तो वैसे जगहों में वर्षा में भी
कमी होने लगेगी। तो अब जरा सोचिए कि यदि इतनी तेज वर्षा शहरों में होती जितनी कि वन में हो रही तो क्या होता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप शहरों में रहते हैं, कि कभी यदि बहुत तेज बारिश होता है तो क्या होता है, तो चारों तरफ तो क्या है, कंक्रीट का जंगल है। कंक्रीट का जंगल मतलब सीमेंट के घर हैं, हमारे जो आंगन है वो भी सीमेंट के हैं, पेड़ पौधे कम हैं, तो फैक्ट्रियां हैं। तो यहाँ पे पेड़ पौधे कम होने के कारण क्या होता है, जो बारिश का पानी आता है उसके साथ जो मिट्टी है उसको भी बहा कर ले जाया जाता है, और मिट्टी का जो अवशोषण है वो नीचे नहीं हो पाता है। तो इस कारण से क्या होता है, जगह जगह पानी का जमाव हो जाता है, नालियां भर जाती, घरों में पानी घुस जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो शिक्षक ने बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और वे क्या करते हैं, अवस्त्रावित होने देते हैं। तो यह वर्षा जो है ये क्या करता है, भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ाने में मदद करता है, और इसी के कारण ही वर्ष भर भौम जल का जो स्तर होता है वो भी बना रहता है। वन सिर्फ बाढ़ नियंत्रण का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखने में सहायता करता है, और जिससे हमें जो जल की सतत आपूर्ति है वो होती रहती है। और इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के इलाके में भर सकता है, और तेज वर्षा मृदा की जो ऊपरी परत है, जो बहुत उपजाऊ परत है, ह्यूमस वाली परत है, उसको भी क्षति पहुंचा सकती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ सामान्यतः मृदा को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में जो मृदा है वो वर्षा जल के साथ बहकर चली जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। तो बारिश होगा, यदि पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी को जकड़े रहेंगे, मिट्टी नहीं बह पाएगा, लेकिन यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, बारिश होगा तो ऊपर का जो मिट्टी है उसको बहाकर ले जाएगा। तो इस तरह से जो उपजाऊ परत है उसमें भी हमको क्षति होगी। तो इस तरह से क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उसके बिना बहुत सारा हमको नुकसान हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो हमको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। हमको जो भूमिगत जल है उसमें कमी हो जाने से जो पीने के लिए पानी मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि बोरिंग के द्वारा पानी निकाला जाता है नलकूपों में, या फिर कुआं से हमको पानी प्राप्त होता है। तो जब भूमिगत जल ही कम हो जाएगा, उसका स्तर नीचे चला जाएगा, तो हमको पीने के लिए भी स्वच्छ पानी नहीं मिल पाएगा। तो अतः यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ उसका विकास कार्य भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, वनों का संरक्षण करना होगा। तो जरा सोचिए कि यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो बहुत सारे कारणों को हमने देखा ऊपर की क्या क्या हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, जो हमको पेयजल है वो कम उपलब्ध हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, तो वनों पर निर्भर रहने वाले जो जनजातियां हैं उन पर खतरा हो सकता है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत है, मृदा की जो परत है, ह्यूमस जिसमें है, तो वो परत भी बारिश के द्वारा बहा कर ले जाएगी यदि वन नहीं रहेंगे। वर्षा कम होगा, तो बहुत तरह की जो संकट है हमारे चारों ओर हो सकती है, और हमको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। यदि हम वन को नष्ट करेंगे तो प्रकृति भी हमको नहीं छोड़ेगा, हमको उसका दंड मिलेगा। इसलिए हमको वन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ कुछ जानने के लिए दिया है, जैसे सड़कों के किनारे वृक्षों को लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष वहां से गुजरने वाली वाहनों के शोर को अवशोषित कर ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं तथा अधिक वर्षा होने में मदद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे सरकार के द्वारा भी वृक्ष लगाया जाता है। तो ये क्यों लगाया जाता है, ताकि सड़कों से जो वाहन गुजरे तो उससे होने वाले जो शोर है उसको वे अवशोषित कर ले, और साथ ही वर्षा में भी बढ़ोतरी हो। अब देखते हैं वन संरक्षण।
तो वन हमारे लिए जब इतना आवश्यक है तो इसका संरक्षण भी करना आवश्यक है। तो पृथ्वी को बचाने के लिए वन का संरक्षण बहुत जरूरी है। वन पर्यावरण के संरक्षण होने के साथ प्रकृति के सर्वोत्तम उपहार हैं। तो वन क्या करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं, ये प्रकृति का संरक्षक हैं, और साथ ही साथ प्रकृति का ये हमको जो प्राप्त उपहार है, ये सर्वश्रेष्ठ उपहार है जो वन है। तो ये जीवन के मुख्य आधार भी हैं। तो वन की रक्षा के लिए उत्तराखंड में चलाया गया था एक आंदोलन, चिपको आंदोलन, तथा कर्नाटक में किया गया एपिको आंदोलन ऐसे ही जन आंदोलन का उदाहरण है जो लोगों के द्वारा किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण, वनों का रक्षा करना। तो झारखंड के खूंटी जिले में 27 से 29 नवंबर 2003 के बीच जंगल बचाओ आंदोलन के बैनर तले एकत्रित हुए और वनों को संरक्षित करने के लिए कठोर एवं ठोस कदम अपनाने के लिए नियम बनाया गया। तो जंगल बचाओ आंदोलन की खूंटी प्रस्तावना 11 अक्टूबर 2003। इस तरह से वनों को सुरक्षित करने के लिए, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए लोगों के द्वारा बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए, जिससे कि वनों को सुरक्षा प्रदान किया जा सकते, वनों को काटने से रोका जा सकता था। तो इस तरह से बहुत सारे आंदोलन लोगों के द्वारा किए गए और सरकार भी बहुत सारी कोशिश करती है कि वनों को बचाया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। तो देखिए यहाँ आंदोलन करते हुए लोगों को दिखाया गया है। तो जो लोग वनों से जुड़े हुए हैं और जो वनों पर निर्भर हैं, वैसे लोग वनों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वे ही जो जंगल का महत्व है, वन का महत्व है, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। वे जानते हैं कि किस तरह से वन हमें जीवन देता है और वन तो हमारे जीवन का आधार है ही, तो इस वन को सुरक्षा प्रदान करना भी हमारा कर्तव्य है। और एक चीज है जो वनों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो है जंगलों में आग। तो बहुत समय ऐसा होता है कि जंगलों में आग लग जाता है। तो आग लगने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो झारखंड में जो वन है वे शुष्क पतझड़ वन हैं। तो ऐसे वनों की अधिकता है झारखंड में, तो जिसके कारण गर्मी के दिनों में आग लगने की समस्या आपदा का रूप ग्रहण कर लेती है। तो जंगल में आग लगने की समस्या का एक प्रमुख कारण महुआ तथा साल के बीजों का संग्रहण भी है। तो क्या होता है कि बहुत सारे कारण हैं जंगलों में आग लगने के लिए। तो जो झारखंड के वन हैं वे पतझड़ वन हैं। तो क्या होता है कि पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वे झड़ जाते हैं और नीचे जमीन में बिछ जाते हैं। तो उन पत्तों को हटाने के लिए भी कभी कभी आग लगा दिया जाता है उन पत्तों पर, ताकि जो बीज हैं उसको संग्रह किया जा सके, महुआ को संग्रह किया जा सके। और इसके अलावा भी होता है कि कभी कभी जो पेड़ की टहनियां होती हैं सूख जाती हैं और तेज हवा के कारण वे आपस में घिसती हैं और घिसने के कारण भी चिंगारी निकलने से आग लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ बाहर से लोग यहाँ आते हैं और वे उनके द्वारा कोई माचिस जलाया जाता है या फिर लाइटर जलाया जाता है या फिर सिगरेट खाने के बाद जो सिगरेट का टुकड़ा गिरा दिया जाता है, तो उससे भी कभी कभी आग लग जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं उसका आग लगने का जंगल में। तो जो साल या फिर महुआ का जो बीज है उसका संग्रह किया जाता है, जिससे मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में यह घटना घटती है और पर्यटन के कारण भी आग लगने की समस्या उत्पन्न होती है। तो यह मुख्यतः उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग की समस्या है, जिससे 9 जिले प्रभावित हैं और इन जिलों में है गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो जिले हैं, यहाँ इस तरह की आग लगने की घटना होती रहती है। तो ये जो क्षेत्र हैं वनों में आग लगने की से काफी प्रभावित रहते हैं। अब हमको देखना है कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने इसमें सीखा कि वनों से हमें अनेक प्रकार के उत्पाद मिलते हैं।
वन विभिन्न पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है, या इसके बाद होता है शाख, वनस्पतियां सबसे नीचे की परत में होती हैं। तो सबसे ऊपर के परत में वृक्ष के शिखर होते हैं, उसके नीचे झाड़ियां होती हैं और झाड़ियों के नीचे होते हैं शाख और छोटे छोटे जो वनस्पति बाकी होते हैं। और नेक्स्ट है कि वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पंछियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है कि वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होते रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। जो वृक्षों की मिट्टी होती है वो मृदा को जकड़े रखती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है। इसके बाद है कि मृदा वनों की वृद्धि और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वन्य जो क्षेत्र है तो उसमें वास करने वाले समुदायों को वन उसके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है कि वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। तो इस तरह से ये जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। तो आपने वन के बारे में जाना, वन के महत्व के बारे में जाना, वन में किस तरह के पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं उसके बारे में जाना, वन की मृदा के बारे में जाना, किस तरह से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाता है उसके बारे में जाना, वन को हम किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, वन का क्या महत्व है, वो वर्षा को किस तरह से लाता है, मृदा की अपरदन को किस तरह से रोकता है और उस पर जो जनजाति समुदाय है किस प्रकार निर्भर हैं, उनके जीवन का किस तरह से वो आधार है, जीवन जीने के लिए सभी चीजें उनको वनों से प्राप्त होती है। जो वन है वो जल चक्र को संतुलित करता है, वायु को शुद्ध करता है। तो इस तरह से वन के बहुत सारे गुण हैं और ये सही है कि वन हमारी जीवन रेखा है, क्योंकि वनों से ही हमारा जीवन संभव है। बिना वन के, बिना पेड़ पौधे के हमारा जीवन भी संभव नहीं हो सकता है। तो आशा करती हूँ पाठ को आप समझ गए होंगे, इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे।